जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण क्रिया और क्रिया के भेद को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप फिर कभी क्रिया नहीं भूलेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, हंसना, इन सब शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, अतः यह शब्द क्रिया है। क्रिया समझ गए। अब दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। जैसे पढ़ना एक क्रिया है लेकिन इसका मूल रूप पढ़ है, पढ़ धातु हुआ। लिखना क्रिया में मूल रूप लिख है, लिख धातु कहलाएगा। दौड़ना में दौड़ धातु हो गया, खेलना में खेल, हंसना में हंस। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ नीचे कुछ वाक्य हैं, इनमें आपको क्रिया पहचानना है। जैसे माँ रोटी बनाती है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? आप कहेंगे बनाती, लेकिन नहीं दोस्तों, बनाती है यहाँ तक पूरा पद क्रिया कहलाएगा। इसी तरह राम प्रतिदिन टहलता है, क्रिया क्या हो जाएगा इसमें? टहलता है। क्रिया आपको समझ में आ गई। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अब दोस्तों हम एक एक करके क्रिया के भेद को समझेंगे। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया बिना कर्म के आती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही सिद्ध हो रहा है, अ का मतलब नहीं, कर्मक का मतलब कर्म। यानी जब क्रिया बिना कर्म के आए तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मोहन पढ़ता है, इसमें आपका क्रिया है पढ़ता है, लेकिन क्रिया का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, इसमें कर्म है ही नहीं। मोहन क्या है? आपका कर्ता है। बालक खेलता है, बालक कर्ता हो गया, खेलता है क्रिया हो गई। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा इसमें कर्ता हो गया और दौड़ता है क्रिया हो गई। तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इन उदाहरणों में कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है, अतः यहाँ पर ये जो क्रिया है बिना कर्म के आई है, इसलिए यह किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। सिंपल सा बात दोस्तों कि जब क्रिया बिना कर्म के आए तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अब दूसरा जानिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया। ध्यान से देखिएगा, जब वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। स मतलब साथ, कर्मक का मतलब कर्म। तो यानी जब क्रिया कर्म के साथ आए तो वहाँ सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, राम पत्र लिखता है, लिखता है क्रिया है, राम आपका कर्ता हो गया और लिखने का प्रभाव
पत्र पर पड़ रहा है, तो जिस पर दोस्तों क्रिया का असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। तो यहाँ पत्र कर्म है, यहाँ पर क्रिया कर्म के साथ आई है, तो यह किस प्रकार की क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। इसी तरह देखिए राधा गीत गाती है, इसमें क्रिया है गाती है। अब देखिए दोस्तों गाने का प्रभाव असर किस पर पड़ रहा है? गीत पर, तो गीत क्या हो गया? कर्म और राधा कर्ता। तो यहाँ भी क्रिया कर्म के साथ आई है, तो यह किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक क्रिया। इसी तरह देखिए माली पौधों को पानी देता है, इसमें क्रिया क्या है? देता है। और किसको? पौधों को पानी। यहाँ पर दो दो कर्म हैं, पौधा और पानी, तो यहाँ भी क्रिया कर्म के साथ आई है, तो यह किस प्रकार की क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया आप समझ चुके होंगे, अकर्मक और सकर्मक, बड़ा सिंपल था। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। दोस्तों सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, यह सिंपल सा है, इसे भी आप जान लीजिए। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। जब वाक्य में एक ही कर्म होता है तो वह किस प्रकार की क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया। जैसे देखिए रामू अखबार पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है क्रिया है और पढ़ने का असर अखबार पर पड़ रहा है, तो अखबार आपका कर्म है, रामू करता है। तो यहाँ देखिए अखबार एक ही कर्म है, तो यह किस प्रकार की क्रिया है? एक कर्मक क्रिया। इसी तरह गाय घास खाएगी, खाएगी क्रिया है और गाय करता है, खाने का असर घास पर पड़ रहा है, घास आपका कर्म, एक ही कर्म आया यहाँ, तो ये भी आपका एक कर्मक क्रिया। दूसरा है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, जब वाक्य में दो कर्म हो तो वहाँ आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे देखिए गुरु ने शिष्य को पुस्तक दी, यहाँ दी क्रिया है, तो यहाँ देने का असर पुस्तक पर भी पड़ रहा है और शिष्य पर भी, तो यहाँ दो दो कर्म हैं, शिष्य पुस्तक और गुरु तो हो गया आपका कर्ता। तो यहाँ देने का असर शिष्य और पुस्तक दोनों पर पड़ रहा है, यहाँ दो दो कर्म हैं, तो यह द्विकर्मक क्रिया हो गया। इसी तरह मैं बस से घर जा रहा हूँ, इसमें क्रिया क्या है? जा रहा हूँ, और इस जाने का असर घर पर भी पड़ रहा है और बस पर भी, तो घर और बस क्या हो गया? कर्म हो गए। तो इस उदाहरण में भी दो दो कर्म हैं, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो सबसे पहले रचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया होती है सामान्य क्रिया, ध्यान से समझिएगा। जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कितना आसान है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया। जैसे देखिए बालक रोता है, यहाँ रोता है एक ही क्रिया है। पवन बनारस जाएगा, जाएगा एक ही क्रिया है। मैंने नाटक देखा, देखा एक ही क्रिया है। तो दोस्तों जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया। सिंपल है। अब दोस्तों हम जानेंगे संयुक्त क्रिया, ये भी आसान है, बस ध्यान दीजिए। जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह सामान्य क्रिया हो जाएगा, और जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया आ जाए तो वह किस प्रकार की क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे रीता बाजार से लौट आई, यहाँ पर देखिए दोस्तों लौट और आई दो दो क्रिया है, लौटना और आना। शीला रामायण पढ़ने लगी, पढ़ने और लगी दो दो क्रिया है। वह बीच में ही बोल पड़ा, बोल और पढ़ा। तो यहाँ देखिए वाक्य में दो दो क्रिया आ रहे हैं, तो यह किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। और जब वाक्य में एक क्रिया हो क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया। समझ गए होंगे संयुक्त क्रिया। अब दोस्तों हम जानेंगे नाम धातु क्रिया, ध्यान से समझिएगा। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बने क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाते हैं।
यानी ऐसे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। कैसे? उदाहरण समझिए। बात। दोस्तों बात शब्द क्या है? संज्ञा है, लेकिन इससे देखिए क्रिया का निर्माण हो गया, बतियाना। बात से क्या बना? बतियाना। इसी तरह लाठी संज्ञा शब्द है और इससे लठियाना, यह एक क्रिया बन गया दोस्तों। अपना सर्वनाम शब्द है और इससे क्रिया बन गया अपनाना। यानी जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे आपने यहाँ पर उदाहरण में भी देखा। अब दोस्तों हम अगला है पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से समझिएगा। जब वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे व्यक्ति से क्रिया करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य से क्रिया करवाता है। जैसे देखिए सुरेश नौकर से कपड़े धुलवाता है। यहाँ सुरेश करता है, लेकिन सुरेश कर्ता स्वयं क्रिया न करके अन्य व्यक्ति नौकर से क्रिया करवा रहा है, तो यह क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरह मैं मोची से जूता सिलवाता हूँ। यहाँ मैं स्वयं कार्य न करके मोची से करवा रहा हूँ, तो यह आपका क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। क्योंकि सिंपल सी बात, जब वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे व्यक्ति से क्रिया करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों है पूर्वकालिक क्रिया। इसे भी समझ लीजिए। बड़ा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जानिए पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान दीजिएगा। जब वाक्य में कर्ता एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहले पूर्ण हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहा गया? कि जब वाक्य में कर्ता एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया में लग जाता है तो जो क्रिया पहले पूरी हो चुकी होती है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णकालिक क्रिया। जैसे देखिए दोस्तों, पंकज खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में पंकज करता है और यह एक क्रिया खाकर करके दूसरा क्रिया करने लगा, सो गया। तो पहले क्रिया कौन सा हुई? खाकर। तो यहाँ खाकर क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यह पहले ही संपन्न हो चुकी है। इसी तरह अजय पढ़कर खेल रहा है। यहाँ पर पढ़कर यह क्रिया पहले ही हो चुकी है और खेल रहा है दूसरी क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़कर यह क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, यह क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अरे नाम से ही समझ लीजिए, पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, यानी जो क्रिया पहले पूरी हो चुकी है उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसमें खाकर, पढ़कर, यह क्रिया पहले ही हो चुकी है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब दोस्तों हम जानेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि का अनुकरण करके बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसी ध्वनि का ध्यान करके, अनुसरण करके बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए थप थप, यह ध्वनि है और इस ध्वनि का अनुकरण करके थप थपाना एक क्रिया का निर्माण हो गया। थप थप की ध्वनि से थप थपाना क्रिया बना। इसी तरह देखिए खट खट, यह ध्वनि है और इसका अनुकरण करके, इसका ध्यान करके एक क्रिया बना दी गई, खटखटाना। तो जो ध्वनि का अनुकरण करके क्रिया बनाई जाती है उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों इसी चैनल पर हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।